कि आज हर विद्यार्थी की आज एक ऐसी समस्या बनी हुई है, और हर पेरेंट्स जो है, हर माता पिता जो है, इस सब्जेक्ट को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा है। और जो स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, वो भी स्वयं भी बहुत परेशान होता है कि वो किसी चीज पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो फोकस नहीं कर पाते, और जो जो सफलता उनको मिलनी चाहिए, जैसी सफलता उनको मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाती है। तो कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे कि वो क्या, कौन कौन से कारण है जिसके वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं करते या वो फोकस नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि बच्चे कुछ बनना नहीं चाहते। आज का हर बच्चा जो है बहुत कुछ बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है। और आज का जो दौर है, आज का जो टाइम है, उसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। और कंपटीशन के साथ साथ कंपैरिजन भी बहुत हो रहा है। हर एक बच्चे का आप देखेंगे, घर में आप देखिए कंपैरिजन होता है कि उस बच्चे का इतना नंबर आया, आपका इतना नंबर नहीं आ रहा है। तो एक अलग दबाव झेलता है विद्यार्थी। स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, वो जो टेस्ट लेते हैं, उस पे बच्चे का अगर नंबर कम आता है तो वो अलग दबाव डालते हैं। तो इस तरह से आज का जो टाइम है, वो है कंपटीशन का और कंपैरिजन का। तो दो दौर, इस दौर पे उस बच्चे को हम ऐसी क्या चीज दें, ऐसी कौन सा उसको राम बाण दें कि वो बच्चा जो है वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके। तो ऐसे ही कुछ बातें हैं जिस पे आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि टॉपिक देख रहे हैं आप लोग कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस कैसे करें। इससे पहले कि हम ये जाने कि विद्यार्थी अपने पढ़ाई पे फोकस कैसे करें, विद्यार्थी पढ़ाई क्यों करे, सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी पढ़ाई क्यों करे। जैसे जब तक हमें किसी चीज की नीड नहीं होती, जरूरत नहीं होती, तब तक हम उस चीज को नहीं करते हैं। तो ये मान के चलिए कि विद्यार्थी के जीवन में भी ऐसा ही कुछ घटक्रम चलता है कि वो पढ़ाई करे तो क्यों करे। एक ही क्लास में 50 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे में कोई एक बच्चा जो है टॉप करता है, पूरे राज्य में कोई एक बच्चा जो है टॉप करता है, पूरे राज्य में 10 बच्चे मेरिट में आते हैं। पर आज नीट के एग्जाम में देखिए 25 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 1 लाख सीट होती है। तो वो 1 लाख बच्चे कौन है जो फोकस करके सेलेक्ट हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 25 लाख बच्चे में बिल्कुल बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने का काम तो सभी करते हैं, सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलताएं क्यों नहीं मिल पा रही है। तो उसके पीछे जो कारण है, वो ये है कि जो बाकी जो बच्चे हैं उनके पास वो स्ट्रांग विल, वो स्ट्रांग वजह, वो कारण नहीं है। अर्थात न पढ़ने से पढ़ने की जो आदत है, उन बच्चों ने नहीं डाल पाया। जो बच्चे नहीं पढ़ते, उन बच्चों को पढ़ने की आदत डालना आज की सबसे बड़ी समस्या है। तो बच्चा घर में नहीं पढ़ना चाहता, स्कूल में समझना नहीं चाहता, तो हम उसको ना पढ़ने से लेकर पढ़ने की आदत तक ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम बच्चों को परिचित कराएं, और बच्चे जो है अपने अंदर झांके और उसे अपने जीवन में उतारकर, अपने व्यवहार में उतारकर अपने पढ़ाई में फोकस कर सके। ऐसे हम कुछ कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वजह। आज जो बच्चा है, उसको वजह होना चाहिए कि वो पढ़ाई करे तो क्यों करे। क्या वो पढ़ाई अपने माता पिता के लिए कर रहा है? क्या वो पढ़ाई अपने दोस्तों के लिए कर रहा है? क्या वो पढ़ाई अपने रिश्तेदारों के लिए कर रहा है? या वो जो पढ़ाई है वो स्वयं के लिए कर रहा है? क्या वो जो पढ़ाई करेगा उससे उसके माता पिता को कुछ लाभ होने वाला है, उसके दोस्त को लाभ होने वाला है, या किसी और अन्य किसी को लाभ होने वाला है। तो इस बात को हमको बच्चों के दिमाग में एक ऐसा बीज बोना है कि आपको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। तो हम बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो जरूरत उनकी स्वयं की है। उनको एक वजह चाहिए। अगर उनको डॉक्टर बनना है तो उनको एक वजह चाहिए। वो डॉक्टर पढ़ाई करके ही बन सकता है। इंजीनियर बनना है तो पढ़ाई करके ही बन सकता है। एडवोकेट बनना है, पढ़ाई करके ही बन सकता है। जिंदगी में कुछ भी बनना है तो आज का टाइम जो है वो पढ़ाई कर कर ही वो बन सकता है। और आजकल हमारे खेत तो सारे खत्म हो गए, हमारे आज खेत खार नहीं है। उन खेतों में तो आप देखिए चारों तरफ बड़े बड़े कॉलोनीज बन गए, घर बन गए। तो आज हमारी जो खेती है, इस बात को हमें बच्चों को ये बताना जरूरी है कि जो हमारी जो खेती है, असल जो खेत है वो है हमारी पढ़ाई। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम हो सकता है कल को बेरोजगार रहें, भूखे मरे। और आज जो हमारा स्टेटस, हमारा जो एक जो परिवार पे जो लेवल है जो हमारे माता पिता का दिया हुआ है, हमारे माता पिता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कल को जब हमारे पिता माता पिता नहीं रहेंगे तो उसको कौन मेंटेन करेगा। इस चीजों को बच्चों के अंदर से एक जो मोटिवेशन हमें देना है। तो बच्चों को हम बताते हैं कि उनके सामने दो रास्ते होते हैं। कोई भी बच्चा जो होता है, कोई भी विद्यार्थी होता है, उनके सामने दो रास्ते हैं। पहला जो रास्ता होता है वो दर्द का होता है।
दर्द अर्थात पढ़ना। पढ़ना जो है दर्द वाला काम है, पढ़ने से उनको तकलीफ होती है, क्योंकि जब वो पढ़ने बैठेंगे तो उनको मेहनत करना है, उनको शारीरिक मेहनत करना है, मानसिक रूप से मेहनत करना है, समय लगाना है। इनसे क्या होगा, उसका जो दूसरा जो रास्ता है मजा वाला, जिसमें मोबाइल पे भिड़ा हुआ है, टीवी पे भिड़ा हुआ है, दोस्तों के साथ गपशप लड़ा रहा है, तो उस जो रास्ते पे वो चल रहा है, जिस रास्ते पे उसको खूब आनंद और खूब मौज मस्ती कर रहा है, उस रास्ते से उसे दर्द वाले रास्ते पे आना है। क्योंकि उसकी जो मंजिल मिलने वाली है उस विद्यार्थी की, वो मिलने वाली है दर्द से, और वो दर्द है उसकी पढ़ाई। जैसे हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से या योगा करने से हम फिट रहते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, कितने लोग योगा करते हैं, कितने लोग हम अपने हेल्थ के लिए समय निकाल पाते हैं? आगे मैं बताऊंगा उस टॉपिक को। तो उसी तरह से बच्चे को भी ये बताना कि आपको थोड़ा सा दर्द जरूर होगा। अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होता है, फिजिक्स में प्रॉब्लम होता है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा सा आपको समय जरूर लगेगा। वो पूरे का एक टाइम टेबल बना के हम धीरे धीरे, आजकल यूट्यूब है और उनके हाथ में मोबाइल है, जो सबसे बड़ा विश्व गुरु है आज, हमें किसी भी चीज पे गाइडेंस देने के लिए हमारे हाथ में गूगल है। आप गूगल में कोई भी क्वेश्चंस को, आज यूट्यूब से भरे पड़े हैं, एक से एक लेक्चर्स हैं, म्यूट तो बोला उस था मोबाइल सृष्टि, की हम बता, दीदी मेरे को बोलते है ना? तो तो बोलेंगे दर्द म्यूट के करो रास्ते करके, पे मेरे को बच्चे बोलना को रहा। समझ से दर्द की तरफ लाना, ये हमारा मोटिवेशन होना चाहिए। और हम बच्चे को मोटिवेशन तो दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है जब तक हम उसे मोटिवेशन दें, तब तक तो बच्चा बहुत सारे प्लान कर ले कि मैं आज जाऊंगा, टाइम टेबल बनाऊंगा, आज से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। लेकिन क्या वो मोटिवेशन वो हमेशा रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। क्योंकि मोटिवेशन आज के दौर पे सबसे ज्यादा हो रहा है, स्कूल में मोटिवेशन हो रहा है, घरों में माता पिता मोटिवेट कर रहे हैं, और अन्य बहुत से साधन ऐसे हैं जहाँ पे वो मोटिवेट हो रहा है। इवन मोटिवेशन की क्लासेस भी स्कूल कॉलेजेस में लगने लगी है। लेकिन फिर भी आज का स्टूडेंट फोकस क्यों नहीं कर पा रहा है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उस मोटिवेशन के बाद उसके अंदर इंस्पिरेशन पैदा नहीं हो रहा है। और वो अगर पढ़ाई करने का फोकस कर पाएगा तो उसके अंदर एक इंस्पिरेशन की जरूरत है, वो है वजह की जरूरत है। उस वजह को हमको उस बच्चे के अंदर पैदा करना होगा, उस बच्चे को एहसास दिलाना होगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है। कि आप अपनी इच्छा से पढ़ रहे हैं कि माता पिता की इच्छा से पढ़ रहे हैं। तो उस बच्चे को हमको बैठकर साइकोलॉजिकली बात करके उसको फोकस करने में माता पिता को बराबर सहयोग करना होगा। हाँ, होता क्या है, हम बच्चे को अच्छे स्कूल में तो डाल देते हैं, और हमको लगता है कि बहुत अच्छे स्कूल में डाल दिए और बच्चा जो है बहुत बड़ा एक अच्छा सा वहां से कुछ बन करके निकलेगा, लेकिन होता ये नहीं है। क्योंकि जितना बड़ा स्कूल होगा, उतना उतनी उसकी एक्टिविटीज होती है और बहुत सारे स्कूल के सपने होते हैं। उसको पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को एक सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप नाव पे बैठे हैं, अगर आपको नदी पार करना है तो पतवार चाहिए, बिना पतवार के वो नाव नदी पे तो रहेगी लेकिन दिशाहीन हो जाएगी, उसको नदी की दिशा पे ही भटक कर चलना पड़ेगा। तो वैसे ही आज के विद्यार्थी हो गया है, उसको पतवार अर्थात हम माता पिता को, हम गुरुओं को, हम शिक्षकों को भी हर एक बच्चे को एक प्रोजेक्ट की तरह, जैसे एक प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं, तो हमको एक बच्चे के इस प्रोजेक्ट में बराबर पूछते रहना है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तुम्हारा फोकस क्यों नहीं हो पा रहा है। उस बच्चे से पूछना कि हम आपकी क्या मदद करें, जिससे कि आप अपने पढ़ाई पे फोकस कर सको। इन चीजों को बैठ करके हमको बच्चों के साथ मिलकर के डिस्कशन करना पड़ेगा। उसके बाद ही बच्चा जो है अपनी पढ़ाई भी फोकस कर पाने में सक्षम होगा। और ऐसा नहीं कि एक बार वो फोकस करने लगा तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर उसके अंदर से एक बार इंस्पिरेशन अगर पैदा हो गया, तो फिर उसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्योंकि इंस्पिरेशन उसको, उसका अंदर का जो इंस्पिरेशन है, उस बच्चे को हमेशा फोकस करने में, पढ़ाई में फोकस करने में हमेशा याद दिलाता रहेगा कि उसको डॉक्टर बनना है तो उसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से मटेरियल्स उसको यूट्यूब में देखने हैं, कि नीट का एग्जाम कैसा होता है, कि आईआईटी का एग्जाम कैसा होता है, कि क्लैट का एग्जाम कैसा होता है। उन बच्चों को हम 11-12 के बच्चे खासकर जो हैं, जो उस स्टेज पे होते हैं, उस सीढ़ी पे होते हैं, उन बच्चों को हम बताते रहें और उनका एक सपोर्टर बनकर उनका सपोर्ट करते रहें, कि उनको अगर किसी भी तरह की मदद हो तो हम उनको हेल्प करें। अब विद्यार्थी पढ़ाई क्यों करे तो हमने जान लिया कि उनके अंदर एक वजह हो, उनको मोटिवेशन की जगह इंस्पिरेशन हो, है ना, उनको मजे वाली चीजों को त्यागना पड़ेगा जो उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसे दर्द वाला हिस्सा अर्थात पढ़ाई को अपनाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि हम जाने कि फोकस में और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, हमें चार चीजों को समझना बहुत जरूरी है किसी चीज पर, अर्थात किसी चीज पर फोकस करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो या किसी काम को ही ले ले, तो उस पर हमें चार चीजों को समझना आवश्यक है। कौन कौन सी चीजें हैं वो? देखिए, सबसे पहले है स्वास्थ्य, है ना, स्वस्थ रहता है स्वास्थ्य, दूसरा है वातावरण, तीसरा है व्यवस्था, और चौथा है एडिक्शन। हम ये पूरे
सेशन में इन 4 टॉपिक पे ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्वास्थ्य को। कई बार क्या होता है, बच्चा जो है फिजिकली फिट नहीं होता, बच्चा जो है मेंटली फिट नहीं होता, वो हेल्दी नहीं होता, लेकिन हम उस पर पूरी दबाव डालते हैं कि वो घंटों बैठ के पढ़े, होमवर्क करे। स्कूल से आया, बच्चे ने बैग रखा, हमने पूछा बेटा होमवर्क क्या मिला है, होमवर्क को हमने कहा कि आप होमवर्क करो तब बाहर जाना। हमारे समय पे क्या होता था, बेटा आप खेल के आओ। माता पिता जो है खेलने को भी प्रायोरिटी देते थे कि तुम 1 घंटा हमारे, मैं अपना बताऊं तो मेरी मम्मी बोलती थी कि 1 घंटा खेल के आओ, उसके बाद फिर तुम पढ़ाई करना, मेरा टाइम टेबल बना हुआ था। और मेरे साथ के जितने भी अच्छे स्टूडेंट थे लगभग यही टाइम टेबल था कि 1 घंटे सब खेला करते थे और उस टाइम टेबल को मेंटेन करते थे। तो शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हुआ करते थे। आज का जो विद्यार्थी है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हम पहले उसके हेल्थ चेकअप कराएं। कई बार क्या होता है, मैंने कई स्कूलों में कई टीचरों से, कई प्रिंसिपल से मैंने पूछा तो बताया कि कुछ बच्चों को आई साइट का प्रॉब्लम होता है, उनको ब्लैक बोर्ड ही ठीक से नहीं दिखता। कई कई बच्चों को धुंधला दिखता है, कई बच्चों को कान सुनाई नहीं पड़ता। तो बहुत सारी चीजें ऐसे रहती कि बच्चा बोल नहीं पाता। जैसे ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है तो बच्चे को लगता है कि ये मैं कैसे बताऊं, वो अपने माता पिता को भी नहीं बताता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जब हम स्कूल में चेकअप करते हैं, आई चेकअप करवाते हैं, तो पता लगता है कि 2-3 बच्चे एक क्लास से निकल ही जाते हैं, जिनको कि फिर चश्मा लगाना पड़ता है। तो ये एक रीजन है। ये शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वो बच्चा फिजिकली फिट है कि नहीं, उसको पूरे टीके लगे हैं कि नहीं, वो बार बार बीमार तो नहीं रहता है ना। अगर बच्चा बार बार बीमार है मतलब स्कूल नहीं जा पा रहा है, मतलब स्कूल का कोर्स उसका पूरा नहीं हो पा रहा है। तो वो जो बाकी जो बच्चे हैं वो तो आगे होते जा रहे हैं, उतना ही पीछे होता जा रहा है। अगर उससे 4 लेक्चर छूट रहे हैं तो 4 लेक्चर पीछे हो गया, उसको एडजस्ट करने में भी टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से ये कहें कि बेटा आपको सबसे पहले तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है। अब शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, उसके लिए 3 पॉइंट्स हम उन्हें बताएं कि आप आज के समय में जो कुछ भी खा रहे हो वो हेल्दी डाइट नहीं है। तो आप बाहर जो खाते हो कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने डेली रूटीन में बर्गर, पिज्जा और ये मैगी, दुनिया भर की जो ये चीजें होती है जो बहुत हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसको आप ना खाएं, है ना। तो हम उसको बताएं कि बैलेंस डाइट खाएं। अब बैलेंस डाइट खाएं तो बैलेंस डाइट में क्या खाएं, प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, फैट्स खाएं, पानी खूब पिए, है ना, फाइबर्स लें, मिनरल्स वाली चीजें लें, विटामिन वाली चीजें लें। हम फिर इनके फायदे बताएं कि अगर आपको फिजिकली फिट रहना है, ग्रोथ करना है, आपकी बॉडी को मेंटली फिजिकली ग्रोथ करना है, तो प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन किस में होती है, शाकाहारी हमने तो दाल में होता है। फैट्स ले, है ना, ऑयल में रहता है फैट्स। कार्बोहाइड्रेट ले, चावल है, रोटी है। विटामिन ले, जो सारे फ्रूट्स में होते हैं। तो अरे अलग अलग विटामिन के भी बारे में भी बताया कि कौन से फ्रूट्स में कौन से विटामिन होते हैं, है ना। फाइबर्स बताया कि खाने में फाइबर्स की मात्रा बहुत होनी चाहिए, मिनरल्स लेना चाहिए और वाटर खूब पीना चाहिए। तो जब हम बच्चों को शारीरिक रूप से हेल्दी रहने के लिए जब चीजें बताने लगेंगे, बार बार उनका एक लेक्चर रिपीट करते रहेंगे और उनको पूछते रहेंगे कि अगर आपका आंख कमजोर है तो बेटा विटामिन ए वाली चीजें खाओ, है ना, पीले रंग की जो फ्रूट्स है वो खाओ, है ना, मैंगो खाओ, बनाना खाओ, जो भी पीले रंग के फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स खाओ। इस टाइप की छोटी छोटी चीजों को जब हम बताते हैं बच्चों को, क्योंकि आजकल बच्चे इन सब चीजों से दूर हैं, बच्चे ये चीज सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन जब हम एक टॉपिक लेते हैं कि हम पढ़ाई पे फोकस कैसे करें, और जब उनको ये चीजें बताते हैं तो उनको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर बच्चा पढ़ना चाहता है। अगर सर्वे करें तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहता, हर बच्चा पढ़ना चाहता है। तो उनको सिर्फ एक गाइडेंस की जरूरत है। फिर अगर वो फिजिकली फिट है, अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो दूसरी चीज है मानसिक रूप से हेल्दीपन, मानसिक रूप से स्वास्थ्य। और मानसिक रूप से जो स्वास्थ्य होता है उसमें आता है मन। क्या बच्चे के घर का वातावरण खराब है, क्या वो किसी चीज से कुंठित है, क्या वो कोई उसको ब्लैकमेल करता है, या कोई ऐसी घटनाक्रम देख करके वो मन में बिठा लिया है। अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मन उसका खराब नहीं होना चाहिए। और मन को खराब करने के लिए आज समय में बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जो बहुत जल्दी मन को खराब करता है। और सबसे बड़ी चीज है अश्लीलता। अश्लीलता जो है, बच्चा जो है भटक जाता है अपने रास्ते से बहुत कम उम्र में। जिन चीजों को पहले के लोग जानते भी नहीं थे, वो बच्चा उसको जानने लगता है, उसको सर्च करने लगता है और उस चीज में उसको आनंद आने लगता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य खराब होने लगता है बच्चे का। तो जब उसको मजा आने लगता है किसी चीज में तो वो दर्द की तरफ क्यों जाएगा, क्यों पढ़ाई करेगा, कहाँ से फोकस कर पाएगा वो, है ना। अगर वो आधे घंटे पढ़ाई करता है तो 4 घंटे मोबाइल में लगा रहता है। तो मानसिक रूप से जो उसका जो स्वास्थ्य है वो खराब होने लगता है। अगर बच्चा मानसिक रूप से स्वास्थ्य है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है,
तो उसका तीसरी जो चीज है वो आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य है। आध्यात्मिक मतलब उसके घर का वातावरण कैसा है, क्या वो बच्चा ध्यान करता है, क्या उसके बच्चे को उसके पेरेंट्स का सपोर्ट है, क्या उसके घर का जो वातावरण है वो आध्यात्मिक है या भौतिकवादी लोग हैं उनके परिवार के लोग। तो बहुत सारी चीजों को हम सर्वे करके उन बच्चों से बातें करके, है ना, हाँ, उनको बच्चों नहीं, लेकिन ठीक है, वही है कि कि जो बेटा आप जो है ध्यान भी करिए। जब आप ध्यान करेंगे तो उसको क्या फायदे होंगे ये भी हम उनको बताएंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। तो ये सारी चीजों को बच्चों को हमको डिस्कस करना है, और बच्चे इसको बहुत अच्छे से सुनते हैं जब ये टॉपिक हम रखते हैं कि विद्यार्थी अपने पढ़ाई पे फोकस कैसे करें, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारी काम की चीज है। अगर हमको डायरेक्ट हेल्थ के बारे में बताया तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से अगर सोचें तो अगर पढ़ाई पे फोकस करना है तो सबसे पहले बच्चे का हेल्दी रहना जरूरी है। हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, ये कहावत है और एकदम सही कहावत है। अगर हम हेल्दी ही नहीं रहेंगे, अगर हम ही हेल्दी नहीं तो हमारा मन कहाँ से हेल्दी होगा, हमारा माइंड कहाँ से हेल्दी होगा। तो ये चीजें हैं। इसके लिए आजकल के जो बच्चे स्पोर्ट्स से दूर होते जा रहे हैं। अगर शारीरिक रूप से हेल्दी रहना है तो बच्चे को हम बताएं कि एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उनको हम गेम्स के साथ जोड़ें। इंडोर गेम्स है, शतरंज का खेल है, हम पहले लूडो खेला करते थे, लूडो खेलते थे, शतरंज खेलते थे, हम लट्टू खेलते थे घर के अंदर, और सांप सीढ़ी खेला करते थे। ये ऐसे गेम्स है जो बच्चे को कंसंट्रेट करता है, किसी चीज को लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। वो सांप सीढ़ी जब खेलता है, लूडो खेलता है, तो पहले हारता है, फिर जीतने की ललक पैदा होती है, फिर हारता है, फिर जीतने की ललक होती है। तो जो छोटे छोटे जो ललक हैं मिल करके उसको बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने में खूब मदद करते हैं। हम बच्चों से, जो बच्चे गेम्स में नहीं जाते, उनको कहें कि कम से कम 1 घंटा, जैसे बैडमिंटन है, बॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, कम से कम अपने शरीर के लिए, आपको अगर स्पोर्ट्स में नहीं भी जाना है तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए स्पोर्ट्स खेलें, 1 घंटे का खेल खेलें। इससे जो उनको जो आई साइट का जो अपने स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है आंख का, वो भी, उस पर भी फर्क पड़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन आईज में ज्यादा होगा, रेटिना हेल्दी रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजों को हम उनको धीरे धीरे बच्चों को बताते हैं। तो हमने जाना कि स्वास्थ्य में 3 प्रकार के स्वास्थ्य हैं: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, आराम या नींद। उन्हें बचाएं कि आराम या नींद भी उतनी ही जरूरत है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जितना कि बाकी चीजें, कि 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो रात में पढ़ते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती, तो वो सोने के समय में पढ़ते हैं और पढ़ने के समय में सोते हैं। तो इससे भी जो उनका जो आईक्यू लेवल है ना, और इमोशनल जो आईक्यू लेवल है और आईक्यू लेवल जो है वो सब डिस्टर्ब होता है, वो परफेक्ट बैलेंस नहीं होता। हार्मोन्स का जो स्तर है वो डिस्टर्ब होता है। अगर बच्चा अगर टाइम अगर बदल दे सोने का, अगर प्रॉपर सो नहीं पाता, तो उसका हार्मोन्स लेवल सबसे पहले डिस्टर्ब होता है, उनको पिंपल्स निकलने लगते हैं, थकान होने लगती है, उनको भूख नहीं लगता। तो कहाँ से वो कंसंट्रेट करेगा, वो फिजिकली बीमार हो गया। तो इन सब चीजों को हमको बताना है कि हेल्दी रहना सबसे बड़ा जो गोल्ड है। अगर हेल्थ हेल्थ हमारे लिए गोल्ड है, तो ये बच्चों को हमको बताना है। अब वो बच्चे हेल्दी रहेंगे तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स होंगी, हेल्दी रहने से उनको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कैसे वो फोकस कर पाएंगे। तो हम बच्चे को बताएं कि आपका अपने शरीर को समझना होगा, बच्चे को अपना बॉडी को समझना होगा कि कब आपके दिमाग को ज्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, रात को पढ़ने का मन करता है कि दिन को पढ़ने का मन करता है। सही समय में ही सही कार्य करने को ही सफलता कहते हैं। अर्थात अगर उसका मन नहीं है रात को पढ़ने का और रात को जबरदस्ती पढ़ रहा है कि उसके दोस्त लोग पढ़ते हैं या मम्मी पापा का प्रेशर है, अगर उसका मन दिन में पढ़ने का है लेकिन मम्मी कहती कि नहीं इस समय खेलने जाओ, हो सकता है उस समय उसका मन पढ़ने को कर रहा हो लेकिन मम्मी बोल रही कि बेटा आप तुम खेलने जाओ। तो हमको ऐसा भी डिस्ट्रक्शन बच्चों में नहीं करना है। अगर वो बच्चा चाहता है कि उसका दिल कर रहा है पढ़ने का, तो जब उसका दिल कर रहा है, भले वो 1 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़े, 1.5 घंटे पढ़े, उसको पढ़ने देना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई का कोई टाइम फिक्स करने से क्या होता है, कभी कभी अगर हमने पढ़ाई का टाइम फिक्स कर लिया, टाइम टेबल बना लिया, तो बहुत कम ऐसे विद्यार्थी जीवन में हो पाता है कि वो टाइम टेबल फॉलो कर पाए। हो सकता है उस समय कोई गेस्ट आ गया, हो सकता है उस समय कुछ और कोई काम आ गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करती है। दूसरी जो चीज है, मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए अच्छी नींद की जरूरत है। जैसे हमने अभी हेल्थ में देखा, जब कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है तो उसका हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होता है, जो दिमाग को स्थिर और शांत बनाता है। अगर किसी बच्चे का हार्मोनल लेवल सही है तो बच्चा हमेशा शांत मिलेगा, स्थिर रहेगा, और जरूरत के हिसाब से उस बच्चे को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। क्योंकि बच्चे में जब हार्मोन्स लेवल बिगड़ता है तो सबसे पहले थायराइड का प्रॉब्लम आता है। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चों में होता है। उससे मोटापा बढ़ता है, बच्चे दुबले होने लगते हैं, दोनों तरीके की बातें होती है, भूख नहीं लगता या भूख बहुत ज्यादा लगने लगता है, वेट गेन होने लगता है, ओबिसिटी होने लगती
है ना। आजकल देखिए ओबेसिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसका रीजन वही है कि बच्चे का जो रूटीन वर्क है, वो रूटीन जो डेली दैनिक दिनचर्या जो है वो सही नहीं है। सभी छात्रों के पढ़ने का तरीका एवं समय अलग होता है। कुछ लोग सुबह के समय अच्छा पढ़ते हैं तो कुछ लोग रात के समय तो पढ़ने के लिए अच्छा मानते हैं, तो उनको उसी हिसाब से अपने आप को फिट करना चाहिए। अगर आप बिना रुके कोई काम करते हैं तो आपको बोझ लगेगा। अगर हमें कोई बोल दे कि, जैसे मुझे कोई बोल दे कि आप 3 घंटा क्लिनिक बैठते, जबरदस्ती आप 1 घंटा और एक्स्ट्रा पेशेंट देखो, तो मुझे वो थकान शुरू हो जाएगी। मुझे लगेगा कि यार मेरा टाइम टेबल बिगड़ रहा है, जो मेरे खाने का टाइम था वो पेशेंट देखने का टाइम है। तो हम अपने ऊपर लेकर के सोचे कि जो हमारा रूटीन वर्क है, अगर हम कहीं जॉब करते हैं, कोई बोले 2 घंटा एक्स्ट्रा करना है, तो हमको काम बोझ लगने लग जाता है। उससे पहले तक तो हम खुश होकर के करते हैं, लेकिन जैसे ही हमको कोई जबरदस्ती उसको कराता है तो हमें वो कार्य बोझ लगने लगता है। इसलिए पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। बच्चा 45 मिनट्स पढ़े, 60 मिनट्स पढ़े, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक ले, कुछ फ्रूट्स खा ले, थोड़ा बाहर से घूम ले, छत पे चले जाए, खुली हवा में चले जाए, कुछ छोटा सा अच्छा मीठा सा धुन सुन ले। तो छोटी छोटी चीजें जो बच्चे कर सकते हैं और जो करना पसंद करते हैं, उन चीजों को हम बच्चों को बताएं, तो बच्चे अपनी पढ़ाई में ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं। अब बच्चे को जो ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, जैसे हमने हेल्थ वाले प्रॉब्लम में देखा कि आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य में ध्यान का बहुत महत्व है। अब ध्यान जो है उसका भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि उसको मजा आने वाली जो चीज, जैसे हमने पहले डिस्कस की, उस पे उसका मन ज्यादा लगता है। तो जो उसके ध्यान भटकाने वाली चीजों से बच्चे को दूर रहने के लिए बोले। जैसे अगर आप लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले ध्यान भटकाने वाली चीज है, जैसे घर पे टीवी चल रहा है, तो या तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, या जहां टीवी उस रूम में ना पढ़ें, दूसरे रूम में पढ़ें, है ना। क्योंकि इन चीजों की वजह से आपका कीमती समय नष्ट हो रहा है। और परिवार वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वॉल्यूम बंद कर दे या टीवी बंद कर दे। अगर मैं अपने घर का एग्जांपल दूं, अभी मेरा जो लड़का है वो 11th में है, और बेटी जो है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में है। तो मैंने अपने घर में टीवी बंद करा दिया, मेरे घर टीवी का कनेक्शन नहीं है। मतलब मेरे घर बोल सकते हैं कि टीवी ही नहीं है, स्क्रीन तो रखा है लेकिन उसमें कोई चैनल्स नहीं चलते। उसका कारण ये है कि अगर मेरा बेटा पढ़ रहा है तो मैं टीवी देख रहा हूँ या मैं न्यूज देख रहा हूँ, या उसको कभी मन हुआ तो सीधे टीवी के आसपास आके बैठता है। तो आप इस चीज को अपने घर से भी लागू कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बेटा जब तक तू 12th पास नहीं कर लेता अच्छे नंबरों से, जब तक तू अपना लाइन नहीं पकड़ लेता, मैं टीवी नहीं चालू करूंगा। तो वो समय जो होता है उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि मैंने अपने घर में इसे किया है। उससे क्या फायदे होते हैं? जब हम टीवी देखते हैं तो टीवी सिर्फ मैं देख रहा हूँ, बाकी अपने अपने, कोई मोबाइल पे बिजी है, कोई और कुछ कर रहा है। लेकिन जब हम टीवी पे नहीं बैठते तो 4 लोग परिवार के साथ एक साथ मिल करके बैठते हैं, और आपस में कुछ काम की बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, पढ़ाई की बातें करते हैं, और बहुत सारे अब जो समस्या होती है उसके समाधान निकालने में घर वाले एक साथ बैठ पाते हैं। तो ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, टीवी कनेक्शन नहीं है और सारे के सारे लोग अपना अपना काम अब बड़े ध्यान से करते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो है, मोबाइल है, टीवी है, और बहुत सारी यंत्र जो आ गए हैं, वीडियो गेम्स है, ये सब बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा जो चीज है, बच्चे को सबसे ज्यादा जो जानना जरूरी है, वो है वातावरण। वातावरण 3 तरीके से बच्चा प्रभावित होता है। कैसे कैसे प्रभावित होता है? एक तो है पारिवारिक वातावरण, परिवार में बच्चा रहता है। बच्चा जो है स्कूल से बाहर जब घर आता है, सुबह तक तो स्कूल में रहता है, फिर जब स्कूल जाता है तो उसका स्कूल का वातावरण हो जाता है। उसके बाद बच्चा रहता है सामाजिक वातावरण। 3 वातावरण में बच्चे का परवरिश होता है। आप देखेंगे हमारे घर का वातावरण अलग है, स्कूल का वातावरण अलग है, और बच्चे का जो, जब वो गेम्स खेलने के लिए बाहर जाता है, या घर से बाहर या स्कूल से बाहर जब होता है, तो एक सामाजिक परिवेश अलग होता है। अब यहाँ पे बच्चे को अपने माइंड को बैलेंस करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। वो बच्चा बैलेंस कैसे करेगा? अब मान लो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, अब उसके घर में बोली जा रही है वहां की इंग्लिश, वहां इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, बच्चे घर में हिंदी बोली जा रही है, बच्चे के घर में रीजनल लैंग्वेजेस बोले जा रहे हैं। अब जब स्कूल जाता है तो ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाता, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो बच्चे के अंदर हीन भावना आना स्वाभाविक है। बच्चा अपनी भाषा को व्यक्त करने में उसको तकलीफ होती है। अगर टीचर से बात करना है, इंग्लिश में बात करना है, तो झिझकता है। वो छोटी छोटी जो झिझक है, उसके अंदर एक डर का रूप ले लेती है। अब वो इतना डरने लग जाता है कि वो सामान्य सी बात को जो अच्छे से हिंदी में बोल सकता है, या अच्छे से अपने रीजनल लैंग्वेज में बोल सकता है, उस बात को भी वो बोल नहीं पाता और उसके अंदर दब करके रह जाता है ना। तो पारिवारिक वातावरण का मतलब और क्या हुआ कि परिवार में जब आए बच्चा, और हमें पता है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, तो हम थोड़ा सा उसको इंग्लिश से रिलेटेड चीजें के बारे में बताएं, थोड़ा सा इंग्लिश टर्म का यूज करें, ताकि वो बच्चा सीख सके। और ये बहुत छोटे बचपने में ज्यादा जरूरत होती है। अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, समझ जाता है, हायर क्लासेस में चला जाता है, तो दिक्कत नहीं है। ये बातें जो है छोटे बच्चों के लिए है।
जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो पारिवारिक वातावरण भी हम अच्छा रखें। हो सकता है बच्चा बाहर तो बहुत मोटिवेट हो रहा है, लेकिन घर में जाने के बाद उसके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, अपने उसके भाई बहनों का सपोर्ट नहीं है, रिलेटिव्स का सपोर्ट नहीं है, तो भी बच्चा कुछ नहीं कर पाता है ना। बच्चा बनना चाहता है संगीतकार, माता पिता चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। बच्चा बनना चाहता है स्पोर्ट्समैन, लेकिन माता पिता चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में जाए ही ना, क्योंकि उसमें नौकरी चाकरी नहीं मिलता। तो ये सारी चीजों से बच्चा जूझता है। जैसे मैंने कहा, कंपटीशन और कंपैरिजन, ये जूझता रहता है। एक आज के डेट में हर बच्चा जूझ रहा है, और इस जूझते जूझते बच्चे के अंदर एक निगेटिव फीलिंग्स आने लग जाती। तो पारिवारिक वातावरण, स्कूल का वातावरण कैसा होता है? हो सकता है कोई टीचर स्ट्रिक्ट हो, उसे डांट दिया हो, तो वो वहां पे झिझक महसूस करता है। तो वहां पे काउंसलिंग की जरूरत है। जो पीटीए मीटिंग होता है वहां पे पेरेंट्स जाए, टीचर से बात करें कि भाई इसकी स्थिति ऐसी है। पीटीए मीटिंग एक बेहतरीन मीटिंग होती है, जहाँ पे पेरेंट्स अपने टीचर्स के साथ और टीचर पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, और वो भी बच्चे के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चे को अपनी पढ़ाई में फोकस करने में बहुत ईजी होता है, क्योंकि किसी चीज पे फोकस करना उस बच्चे की बस की बात नहीं है, अकेले की बात नहीं है। उसमें बहुत से लोगों को सहयोग करना होगा। उसके बाद सामाजिक वातावरण, अब जैसे ही वो समाज में जाता है तो उसकी संगति आ जाती है सामने, कि बच्चे का फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो गलत संगति में तो नहीं है, हाँ, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले या नशा करने वाले की संगति में तो नहीं है, अश्लीलता के अश्लील चीजों देखने वालों की संगति में तो नहीं है। तो इन सब चीजों पे मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। ये मॉनिटरिंग कर सकते हैं दोनों, टीचर स्कूल में मॉनिटरिंग कर सकती है, लेकिन पेरेंट्स इन सब चीजों को घर बैठे मॉनिटरिंग कर सकता है। उसके मोबाइल में किसके कॉल आते हैं, क्या जब वो पढ़ने बैठता है बच्चा तो कोई फ्रेंड आ जाता है, क्या वो बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो उसके मोबाइल कॉल्स आ जाते हैं। इन सब के लिए जो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करता है, जो उसको पढ़ाई में फोकस नहीं करने दे रहा है, उन सब चीजों में पेरेंट्स को, टीचर्स को और हम सबको, जो एक अच्छा युग निर्माण करना चाहते हैं, जो एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, जो एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, हम सबको जुटना होगा। हम सबको बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा। रास्ते में चलता हुआ बच्चा अगर कोई गलत करता नजर आए, तो हम सबका कर्तव्य है कि उस बच्चे को हम रुके और एक बार टोके कि बेटा तुम जो कर रहे हो गलत है। आजकल यही टोका टाकी कम हो गया है, और इसीलिए बच्चे बड़ों का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। हमें ये नहीं डरना चाहिए कि बच्चा क्या करेगा या पेरेंट्स क्या बोलेंगे, है ना। तो इन सब चीजों को मिलजुल कर एक डिस्कशन करना है, क्योंकि फोकस करने का काम इतना आसान नहीं है जितना हमको लगता है। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम फोकस कर सकते हैं बच्चों के ऊपर। जब उसके रिजल्ट्स आते हैं तो हम बच्चों को डांटे ना, बल्कि उनकी जो गलतियां हैं उनके तरफ उनको इंडिकेट करें कि बेटा आप यहाँ पे गलत हो, इस पे आप ज्यादा पढ़ाई करो, इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करो। बच्चे से हम कहें कि बेटा खुश होकर के पढ़ो, न कि पढ़ कर करके खुश हो। जब बच्चा खुश होकर के पढ़ने लगता है तो उसको चीजें अच्छी याद होने लगती है, उसको पढ़ाई में मजा आने लगता है, आनंद आने लगता है। लेकिन बच्चा अगर सोचे जब मैं पढ़ूंगा तभी खुश होऊंगा, मेरा ये होमवर्क होगा तब मैं खुश होऊंगा, तो ये मान के चलिए कि बच्चा अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो खुश होकर पढ़ाई करने बैठे, न कि पढ़ाई करके खुश हो। हमेशा पढ़ाई को अपनी जरूरत समझे और सर्वोत्तम स्थान पर रखें। विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो विद्या और शिक्षा को सर्वोत्तम स्थान दे, बाकी की चीजों को सेकेंडरी रखे। सबसे पहले उसके लाइफ में होना चाहिए कि मैं पढ़ाई कैसे करूं, मेरे 2 घंटे की पढ़ाई में अगर छूट रही है तो उसको कैसे कवर करूं। सैटरडे संडे की जो छुट्टी होती है बच्चों के स्कूल में, वो पढ़ाई को कवर करने के लिए होती है, न कि घूमने फिरने के लिए। घूमे फिरे उसमें उससे मना ही नहीं है, लेकिन अपना जो पिछड़ा हुआ जो वर्क है उसको कवर भी कर सकता है। बच्चे को हमको ऐसा गाइडेंस देना चाहिए। आपकी पढ़ाई आपके परिवेश और वातावरण पर निर्भर करता है, इसलिए सही जगह का चुनाव बहुत आवश्यक है कि बच्चा कहाँ पे पढ़ रहा है। क्या भीड़ भरी जगह पे पढ़ रहा है, क्या रूम अस्त व्यस्त है? जगह का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाई के लिए शांत वातावरण होना चाहिए विद्यार्थियों के लिए, बैठने के लिए कुर्सी टेबल हो, बच्चा बिस्तर पे सो करके ना पढ़े। ज्यादातर बच्चे बिस्तर पे सो करके पढ़ते हैं, पेट के बल लेट के पढ़ते हैं, लेट के पढ़ते हैं, है ना। इस तरह की चीजों से बच्चों को हमको मना करना है, क्योंकि उससे उसका कंसंट्रेशन कभी नहीं होगा। बिस्तर सोने के लिए है तो उसमें सिर्फ सोया जाए, बच्चे को समझाया जाए कि बिस्तर सिर्फ सोने के लिए है। पढ़ाई करते समय परिवार वाले से कहें कि आपके कमरे में बार बार ना आए। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ गया तो उस गेस्ट को अभिवादन करके आप जो है अपने कमरे में पढ़ने चले जाएं। पढ़ाई को दैनिक कार्य से अलग ना समझें, पढ़ाई को अपना एक हिस्सा माने। जैसे हम खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, गेम्स खेलते हैं, ऐसे पढ़ाई को भी एक अपना एक हिस्सा माने, और उसको बराबर उतना ही टाइम दे जैसे हम सोने के लिए और खाने के लिए देते हैं टाइम। पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित रहें। बच्चे को कभी भी पढ़ा, आज बच्चे को क्या हो रहा है, पेरेंट्स ये बोलते हैं पढ़ाई पढ़ाई करके एक उसके लिए बोझ बना दिए। बच्चा जैसी पढ़ाई समझता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे को यार मैं कहाँ फंस गया, कहाँ बोझा हो गया।
तो उसको मनोरंजक तरीके से, पेरेंट्स को चाहिए कि मनोरंजक तरीके से बच्चे को पढ़ने के लिए बोले और उत्साहित रखें। उनको ऐसा बताएं कि ये भी बेटा, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे सोते हैं, जैसे घूमने जाते हैं, वैसे ही पढ़ाई भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीज है। इस बात का एहसास हम जो है बच्चों को करवाएं। 45 मिनट से ज्यादा लगातार पढ़ाई न करें। जिस समय पढ़ने में आसानी होती है उसी के अनुसार अपना समय सारणी या टाइम टेबल को बनाना चाहिए। अगर घर पर मेहमान आते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो अभिवादन कर कर दूसरे जगह जाकर उसे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहिए, न कि इनकम्प्लीट करना चाहिए। क्योंकि मेहमान तो कभी भी आ सकते हैं। अतिथि अर्थात ऐसा व्यक्ति जो बिना तिथि के आता है। अतिथि का मतलब ही वही होता है। तो हो सकता है आज आपके घर आया मेहमान, आपने मेहमान के सामने टाइम पास कर लिया, हो सकता है कल फिर आ जाए, फिर परसों भी आ जाए। तो आप अगर 4-5 दिन भी नहीं पढ़ेंगे तो आपका मन डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा, फिर आपकी पढ़ाई से मन दूर होने लगेगा। इसीलिए क्या करें, अतिथि का अभिवादन करें, नमस्ते बोले, हाय हेलो करके फिर आप अपने रूम में जाकर के पढ़ाई करने के लिए, ऐसा हम विद्यार्थियों को बोल सकते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है व्यवस्था। व्यवस्था ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुव्यवस्था कुव्यवस्था इसको हम चित्रों के माध्यम से समझ लेते हैं। एक कमरे का चित्र है, देखिए कैसे अव्यवस्थित है। यहाँ की व्यवस्था कैसी है। अब अगर बच्चा इस रूम में पढ़ना चाहे, जैसे कि चित्र हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? ऐसी स्थिति में उसका मन लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा। तो बच्चों को कहें कि अपने रूम को व्यवस्थित रखें, किताब कापी की जगह वहां रखें, टेबल की जगह टेबल रखें, कपड़े की जगह कपड़े रखें, और अपने रूम को इतना संवार के रखें जैसे खुद तैयार होता है वैसे रूम को भी तैयार करें, संवार के रखें। दूसरा ये एक रूम है जो व्यवस्थित है, पढ़ने का टेबल, चेयर, बुक्स कहाँ रखी होती है, इस सीनरी कहाँ लगानी है, ये सारी चीजें व्यवस्थित है। दोनों चित्रों को दिखा करके बच्चों को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके समझा सकते हैं कि हमको किस जगह पर पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा और कहाँ पे हमारा मन ज्यादा फोकस्ड होगा। क्योंकि जिस जहाँ पे बहुत सारी चीजें फैली हुई वहां हमारा मन डिस्ट्रैक्ट होगा, और जहाँ पे व्यवस्थित है वो चीजें हमको ज्यादा इजी लगेगी। तो इस तरह से बच्चों को हम बता सकते हैं। अपनी प्रगति की समीक्षा करें। अपनी प्रगति की समीक्षा मतलब मॉनिटर योर प्रोग्रेस। बच्चे से कहें कि जब आप अपने जीवन में जब बदलाव लाते हैं तो उस बदलाव के बाद आप देखिए कि आपके नंबर में कितने इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, कि आप कितने फोकस हो रहे हैं पढ़ाई में, हम किस तरह का फोकस कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई में। ये सारी चीजों को हम बच्चे से कह सकते हैं। और उनके जो सुधार की जो तकनीक है, टेक्निक्स है, हम बच्चों को वो बताएं कि आप अगर एक एक बच्चे, हर एक बच्चे की अलग अलग समस्या है। हो सकता एक पूरे 50 अगर बच्चे हैं एक क्लास में तो 50 बच्चों की अलग अलग समस्या है फोकस करने की। किसी का घर अच्छा है, अरेंज है, तो किसी के पेरेंट्स का दबाव है, किसी की संगति खराब है, किसी को मोबाइल का प्रॉब्लम है, किसी के पास बुक्स नहीं है, किसी को लिखने में हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। तो हर एक बच्चे का फोकस का अलग अलग वो है, कारण है। तो हम बच्चों को कहें कि वो अपना सॉल्यूशन खुद निकाले। पहले एक लिस्ट बनाए कि वो क्यों फोकस नहीं हो पाते एग्जाम में, या पढ़ाई में क्यों नहीं फोकस हो पाते, एग्जाम में अच्छा क्यों नहीं कर पाते। पहले एक लिस्ट बनाए, लिस्ट बना करके बच्चे जो है अपनी समीक्षा खुद करें। उससे क्या होगा, जब वो पढ़ाई के तरीकों में सुधार करने लगेगा तो उसकी प्रगति भी अच्छी होने लगेगी। और जब अच्छी होने लगेगी तो क्या होगा, उसको प्रेरणा मिलने लगेगी। जब बच्चा आधे आजकल स्ट्रेट बैठ पाना है ना, कमर को सीधी करके बैठ पाना बहुत मुश्किल काम है। जैसे नीट का एग्जाम होता है या कोई भी एग्जाम होता है तो 3 घंटे अपन जो एग्जाम दिलाते हैं, 3 घंटे का कम से कम टाइम होता है। अब 3 घंटे एग्जाम दिलाने के लिए कमर को सीधी करके बैठना, हम कहें बच्चों को कि ध्यान करें। जब ध्यान करेंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रेट बैठना सीखेंगे। पहले 5 मिनट का ध्यान करें, फिर 10 मिनट का, फिर 15 मिनट का। तो कम से कम जब ध्यान करने लगेंगे तो उनका एक एक एनर्जी लेवल बढ़ेगा। एनर्जी लेवल बढ़ने से क्या होगा, उनके टाइम का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ने लगेगा। तब जब एग्जाम में बैठेंगे तो उनका कमर में दर्द नहीं होगा, ज्यादा फोकस्ड होकर एग्जाम दिला पाएंगे, ज्यादा फोकस होकर के पढ़ पाएंगे। क्योंकि बैठना ही सबसे बड़ी समस्या है। आजकल हम लोग जब क्लासेस लेते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, हम जब किसी स्कूल में जाते हैं तो कोई भी बच्चा स्ट्रेट बैठा हुआ नहीं मिलता। कोई भी स्टूडेंट चाहे वो कॉलेज का है हो या स्कूल का, वो थोड़ा झुक करके बैठता है। तो झुक करके बैठ रहा है मतलब क्या हुआ, उसकी फिजिकल और मेंटल दोनों स्थिति कमजोर है, उसकी एनर्जी लेवल डाउन है। जो एनर्जी लेवल होना चाहिए, जैसे कि हम विवेकानंद जी का चित्र देखते हैं, कमर कसा हुआ है एकदम, है ना, और बिल्कुल सीना निकला हुआ है और चेहरे में तेज है। वो तेज इसलिए आता है क्योंकि कमर सीधी करना, अगर वो ध्यान करने लग जाए बच्चे तो तेज तो ऐसे ही आने लगता है। तो जब बच्चा अपने टेक्निक्स में सुधार करने लगता है तो उसको छोटी छोटी चीजों से प्रेरणा मिलने लगती है और वो सही रूप से पढ़ाई करना शुरू करता है, वो सफल होने लगता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट को खुद से सवाल पूछने बोले कि क्या वो सही में फोकस होकर पढ़ पा रहे हैं,
और जो जो उसने पॉइंट्स नोट किए थे उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाए हैं, क्यों फोकस क्यों नहीं हो पा रहे हैं। जैसे अभी मेरे पास एक एक मदर आई थी, पेरेंट्स है, वो मेरे पास आई कि बोली कि मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो सर कोई लाइब्रेरी है क्या जहाँ बच्चा जाके पढ़ सकता है। तो मैंने उसे बताया कि हाँ भाई एक सेंट्रल लाइब्रेरी है दुर्ग में, वहां जाके वो पढ़ सकती है, कुछ फीस पेड करना पड़ता है। तो ये चीजें हैं, जब तक हम इस पे हेल्दी डिस्कशन नहीं करेंगे, जब तक हम पेरेंट्स के साथ टीचर के साथ मिलकर के इस पर हेल्दी डिस्कशन नहीं करेंगे, तब तक इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता। और ये समस्या तो बहुत बड़ी है और इसका हल भी बहुत आसान है, बशर्ते हम सबको मिल करके इसके लिए काम करना होगा। तो बच्चे से हम कहें कि क्या वो आपसे खुद से सवाल पूछे और क्या उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, क्या मनचाही सफलता उसको मिल पा रही है, और अगर मिल पा रही तो अच्छी बात, और अगर नहीं मिल पा रही है तो क्यों नहीं मिल पा रही है, ये भी हमको उस बच्चे को पूछना है कि क्यों नहीं मिल पा रही है, उसको फिर से आपको एक बार बताना होगा। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है एडिक्शन। अब एडिक्शन में दो तीन चीजों का एडिक्शन है। सबसे पहले तो है मोबाइल का एडिक्शन, दूसरी चीज है टेलीविजन का एडिक्शन, एडिक्शन हो गया है ये। अभी मनोरंजन के साधन नहीं रहे, इन सब चीजों में एडिक्शन हो गया है ना। तो एडिक्शन को छुड़ाना बहुत कठिन होता है। एडिक्शन होने से पहले अगर उसको पता है कि इसका मेरे को एडिक्शन नहीं होने देना है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को, किसी इंसान को अगर एडिक्शन होने लग जाए, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे टेलीविजन का हो, चाहे वो नशीली वस्तुओं का हो, है ना। तो जैसे अभी जैसे मोबाइल को लें तो उसमें फेसबुक, व्हाट्सअप, है ना, इंस्टाग्राम, न जाने और क्या क्या चीजें जो हमको मालूम भी नहीं है, जो बच्चों को अच्छे से पता होता है। तो इन सब चीजों का एडिक्शन हो गया है। अब एडिक्शन से निकालना कैसे है, तो उसके लिए उस बच्चे से बात करके, उसको टेक्निक्स बता करके, उसका स्क्रीन टाइम कम करके, उसको स्पोर्ट्स में लगाना, रचनात्मक कार्यों में लगाना। बच्चे से बोलना कि बेटा संगीत, आपको किस में रुचि, संगीत में, तो संगीत में रुचि पैदा करना। उसको गाने में रुचि है तो गाने में, उसको लिखने की रुचि तो लिखने में, उसे किसी तरह के कला में रुचि है तो कला के क्षेत्र में, उसको हमको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, जिससे कि उसका स्क्रीन टाइम कम हो और उस एडिक्शन को छोड़ करके वो रचनात्मक चीजों में आगे बढ़ सके। दूसरा है टेलीविजन। टेलीविजन में जो सबसे जो कॉमन चीज है वो कार्टून, है ना। मैं देखता हूँ बहुत बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, हायर क्लासेस में भी आने के बाद भी कार्टून देखते हैं। मैंने बहुत सारे घरों में देखा कि वो कार्टून आज भी नहीं छोड़े हैं। तो एक प्रकार से एडिक्शन हो गया है। एडिक्शन को छुड़ाना बहुत जरूरी है। अगर आप, वो बच्चा कार्टून देखता है, टाइम लिमिट तय कर दें कि भी आधे घंटे से ज्यादा नहीं देखना और एक ही देखना है, उसके स्क्रीन टाइम को कम करना। आज का सबसे बड़ा जो जो प्रॉब्लम है वो स्क्रीन टाइम कम करना, चाहे हम बड़े हों चाहे बच्चे हों। तो ये जो चीजें हैं, ये बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। और जो तीसरी जो चीज है वो नशीली वस्तुएं। अब नशीली वस्तुओं के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, पूरा एक नशा का एक चैप्टर अलग से लेंगे। तो उसमें कैसे नशा करते हैं, क्यों करते हैं, इस पे हम अलग से डिस्कशन करेंगे विद्यार्थियों का। लेकिन आज के इस सेशन में इतना ही, कि चार चीजों पे हमको ध्यान देना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वातावरण में, व्यवस्था में और एडिक्शन में। और इन चीजों पे हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया, और इस पे आप अपने तरफ से बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। तो एक प्रकार का मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपसे शेयर किया। और इस क्षेत्र में चूंकि मैं काम कर रहा हूँ विद्यार्थियों के क्षेत्र में, और स्कूल कॉलेज में करता हूँ, तो मेरे को पता है कि किस तरह से स्लाइड्स बच्चे के लिए बनाना चाहिए और कैसे बच्चे को पसंद